गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक यानी कि लोकतंत्र का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। संविधान निर्माण, इसका पार्ट फर्स्ट है। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखें कि संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि किसी भी देश में अगर संविधान का निर्माण नहीं होता है, किसी भी देश में लोकतंत्र नहीं होता है, तो वहाँ अराजकता फैल जाती है। और अराजकता जब होती है तो कोई भी देश गर्त की ओर चला जाता है, पतन की ओर चला जाता है। तो हमेशा ध्यान दें कि कोई भी देश या किसी भी देश, विश्व के किसी भी देश में संविधान के अनुसार ही कानून बनते हैं, संविधान के अनुसार ही लोग या उस देश के जो नागरिक हैं वो उसका पालन करते हैं। और वो जो पालन है वो सरकार को भी करना पड़ता है और नागरिकों को भी करना पड़ता है। दोनों के लिए समान कानून बनते हैं, दोनों के लिए उसका पालन करना ही सर्वोच्च कानून होता है। और उसी के हिसाब से ही नागरिकों के अधिकार बनते हैं, नियम बनते हैं, सरकार की शक्तियाँ होती है, सरकार उनके ऊपर नियम लागू करती है। और जो नियम सरकार नागरिकों के ऊपर लागू करती है वैसे ही कानून और शक्तियाँ सरकार को भी पालन करने पड़ते हैं। और सरकार के कामकाज के तौर तरीक़ों को भी नागरिक देखते हैं। कई लोग उनका विरोध भी करते हैं, कई लोग उनके पक्ष में भी होते हैं, कोई लोग उनके विपक्ष में भी होते हैं। तो इस प्रकार देखा गया कि पक्ष और विपक्ष के सहित ही संविधान के निर्माण के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो अब देखिए संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, किस प्रकार पड़ी, तो वो देखते हैं। संविधान से आशय क्या है? प्यारे बच्चों, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का देश, है ना। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं वही लोकतंत्र होता है। यानी कि लोग ही सरकार को चुनती है और लोग ही सरकार को गिरा देती है। तो ये लोकतंत्र होता है, लोगों का तंत्र। तो लोकतंत्र ने कुछ मूलभूत कानून, लोकतंत्र में कुछ मूलभूत कानून होते हैं, ठीक है ना, जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों यानी कि कानूनों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, संविधान किसे कहते हैं कि लोकतंत्र के कुछ मूलभूत कानून होते हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। और ऐसे सभी नियमों कानूनों का जो सम्मिलित रूप होता है वो संविधान कहलाता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, यानी कि जो संविधान में जितने भी नियम, कानून, धाराएं, अनुच्छेद, अधिकार जो बने हैं वो एक सर्वोच्च, सबसे ऊपर सर्वोच्च कानून होता है। देश का सर्वोच्च कानून, देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से यह नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति, उसके कामकाज, अनुच्छेद, धाराएं,
नियम, उपनियम और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा गया कि जो संविधान बना है वो सारा मंथन करने के बाद, कई बैठकें करने के बाद, कई लोगों के विचार लेने के बाद, कई नियमों का कई नियम उपनियम कई देशों से लेकर के सार रूप लेकर के संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है ना, तो संविधान देश के सर्वोच्च कानूनों का एक आलेख है जिसमें देश की राजनीति तथा समाज को व्यवस्थित करने वाले मूलभूत नियम सम्मिलित किए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की भूमिका होती है कि कोई भी प्रस्तावना बनानी पड़ती है तो उसके मूलभूत भूमिका होती है। इसमें संविधान के आदर्शों तथा मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है और संविधान की प्रारूप सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है ना, अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप, इसमें कई छोटे मोटे देश है। अब इसमें रंग भेद का मतलब गोरे या काले, गोरे व काले लोगों के बीच में जो मतभेद हुआ, जो आंदोलन हुए, जो उनको गुलाम बनाया गया के विरुद्ध व स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, उनके लिए संघर्ष किस प्रकार हुआ, किस प्रकार उन्होंने अपनी बातों को उनके सामने रखा, वो देखते हैं। तो रंग भेद के लिए भी भारत से महात्मा गांधी जी वहाँ गए थे और वहाँ अंग्रेजों के खिलाफ भी कई संघर्ष किया था और वापस यहाँ भी आए, भारत में भी आए। तो 1916, 17 और 18 में कंटिन्यू लगातार यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन भी चलाए थे। तो देखिए 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह गुलाम या कह सकते हैं उपनिवेश बनाया। जैसे भारत को भी 1757 से 1947 तक अर्थात 200 वर्ष तक गुलाम बनाए रखा। लेकिन वहाँ बड़ी संख्या में गोरे लोग बस गए थे। सबसे बड़ी बात क्या थी कि वहाँ गोरे लोग बस गए थे। कहाँ पे? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, और स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया था। और यहाँ पे भारत में तो क्या हुआ कि वो व्यापारी बन गए और इन्होंने एक कंपनी स्थापित की। कंपनी स्थापित करने के बाद धीरे धीरे इन्होंने राजाओं को अपनी गिरफ्त में लिया और धीरे धीरे वो कंपनी के मालिक और फिर धीरे धीरे पूरे भारत के मालिक बन गए थे। तो देखिए इस शासन की रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था। जो रंग भेद की जो नीति थी वो लोगों को उनकी चमड़ी, त्वचा के रंग के आधार पर बांट दिया। यानी कि रंग भेद यानी कि गोरे और काले।
ठीक है ना। लेकिन रंग भेद की शासकीय नीति, जो शासकीय नीति थी, जो शासन की जो राजनीति थी, वह अश्वेतों के लिए दमनकारी थी। और दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी बात क्या थी कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों की जनसंख्या कितनी थी? 3/4 थी। ठीक है ना, कितनी थी? 3/4। फिर भी वह श्वेतों के लिए बहुत ही दमनकारी थी, बहुत ही कष्टदायक थी। फलत 1950 से ही अश्वेत यानी कि रंगीन चमड़ी वाले श्वेत व अश्वेतों के अलावा मिश्रित नस्लें मिलीजुली और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली, चमड़ी वाले लोगों का रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन गोरी सरकार ने अश्वेत व रंगीन चमड़ी वाले लोगों का दमन जारी रखा। अब इसमें कुछ भारतीय भी थे, कुछ अश्वेत भी थे, और कुछ जो थे वो मिश्रित नस्ल वाले भी थे। तो उनको वो क्या मानते थे? छोटा व नीचा मानते थे। उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। तो इसमें देखा जाए तो जो रंग भेद, नस्ली भेदभाव पर आधारित एक व्यवस्था का नाम है, जो दक्षिण अफ्रीका में घोरी शासकों द्वारा विशिष्ट रूप से चलाई गई। उन्होंने एक प्री प्लान के द्वारा ही ये शासकीय नीति अपना करके लोगों को अलग अलग कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की राजनीति ने लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। गोरे शासक गोरे लोगों के अलावा शेष सब अश्वेत, भारतीय मूल, रंगीन चमड़ी वाले लोग को छोटा और नीचा मानते थे। और उन्होंने एक नीति और अपनी, पृथक्करण की नीति। पृथक्करण यानी कि अलग अलग रखना, अलग अलग कर देना। वो कैसे था कि अश्वेतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, एक, ठीक है ना। दूसरी बात, इनकी बस्तियाँ, विद्यालय, अस्पताल, सिनेमा हॉल, थिएटर, होटल, बसें, टैक्सियाँ, जन आंदोलन आदि एकदम बिल्कुल ही अलग कर दिए थे। तो अब इन्होंने नहीं तो उनको वोट डालने का अधिकार था, और न ही वो उनको, क्योंकि वोट डालने का अधिकार भी उन्होंने किस प्रकार बांट दिया था। एक तो अश्वेतों को उन्होंने वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया, और जो धनी वर्ग होते थे उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था। और कुछ जो भारतीय थे जो वहाँ जाके बस गए थे, शायद आपने नाम सुना होगा, दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग वहाँ बस गए थे उनको एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में जाना जाता है। और वहाँ आज भी दक्षिण अफ्रीका के कई प्रांतों में वो भारतीय जो मूल है वो गिरमिटिया मजदूर के नाम से ही जाने जाते हैं। आज भी आप देखोगे तो वहाँ जो वेस्ट इंडीज़ वगैरह, जो जिम्बाब्वे वगैरह है, वहाँ पे केन्या में, वहाँ आप देखोगे तो भारतीय नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये भारतीय मूल के निवासी हैं। तो उनकी जो बस्तियाँ हैं, उनका जो विद्यालय है वो भी अलग कर दी गई, होटलें अलग कर दी गई, बसें अलग कर दी गई, और जहाँ गिरजाघर यानी कि चर्च में जहाँ श्वेत लोग पूजा करते हैं वहाँ पर भी उनका प्रवेश वर्जित था, यानी कि उनको वहाँ जाने नहीं दिया जाता था, और उनको पूजा भी वहाँ करने नहीं दी जाती थी, और संगठन बनाने का भी उनको अधिकार नहीं था। और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरोध करने का भी अधिकार उनको नहीं, विरोध करने का भी अधिकार उनको नहीं था। किसी भी प्रकार से उनको कुछ भी कार्य करने का अधिकार नहीं था।
तो इस प्रकार देखा गया कि वो लोग उनको कुछ भी करने नहीं देते थे। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों ने रंग भेद की राजनीति का विरोध प्रकट करने के लिए कई रैलियां निकाली। इन्होंने कई जगह हड़तालें की और धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने गोरों की अलगाव की भेदभावपूर्ण सरकारी नीति के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने संगठन भी बनाए और धीरे धीरे संगठन छोटे छोटे संगठन बनाए, लोगों को जागरूक किया और धीरे धीरे उन्होंने विरोध करना भी शुरू कर दिया था। कई देशों ने रंग भेद की जातिवादी तथा अन्यायपूर्ण नीति के रूप में भी विरोध किया। तो अब दक्षिण अफ्रीका में जो था वो 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता मिली। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता कब मिली? 26 अप्रैल 1994 को। और 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद अश्वेतों के नेता नेल्सन मंडेला को स्वतंत्र कर दिया गया। 28 साल तक जेल में रखा और उसके बाद नेल्सन मंडेला कौन थे? अश्वेत लोगों के नेता थे। तो 1915 तक गांधी जी अफ्रीका में रहे और उसके बाद वो भारत लौटे थे और भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भी भारत में संघर्ष किया था। तो इस प्रकार वहाँ पे ये स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद भी संविधान का जो निर्माण, दक्षिण अफ्रीका संविधान का जो निर्माण होता है उनमें गोरे और काले लोगों में भी विचार विमर्श होता है। कई बातें बनती, कई बातें नहीं भी बनती, कई पक्ष पे सहमति बनती है। तो गोरे लोग बहुमत के शासन के सिद्धांत तथा एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है और लंबे समय तक बातचीत चली और इसमें दोनों पक्षों ने अपनी सहमति दिखाई और कुछ बुनियादी अधिकारों को भी सहमति मिली और वे गरीब लोगों और मजदूरों के अधिकारों पर भी सहमत हुए। और अश्वेत लोग इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर फैसले नहीं होंगे, अर्थात बहुमत पर आधारित शासक स्वेच्छाचारी नहीं होगा। अब बहुमत तो बन गया, अब बहुमत के बाद भी स्वेच्छाचार भी बन सकते हैं, अपनी मन मर्जी से भी वो कार्य कर सकता है, कोई भी कानून बना सकता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक गोरे लोगों की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी, जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो भी नहीं छीनी जाएगी। और वे इस बात पर भी सहमत हुए कि सरकार कैसे चुनी जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये, सरकार कैसे चुनी जाएगी, किस प्रकार उनके अधिकार होंगे, किस प्रकार उनकी सीमाएं होगी, किस प्रकार कानून बनेंगे, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे तथा ये संवैधानिक नियम सबसे ऊपर होंगे। कोई भी सरकार उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार उनमें सहमति बनी, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखा गया कि ये लोग माने। तो अब आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो मूल 4 आदर्श थे। तो प्रस्तावना की
भूमिका क्या होती है कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, ठीक है ना, जिसमें संविधान के आदर्श तथा मूलभूत सिद्धांतों का भी वहाँ उल्लेख किया गया है। संविधान सभा क्या है? तो संविधान नामक आलेख के प्रारूप को तैयार करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा को संविधान सभा भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो अब देखिए, संविधान की प्रस्तावना में वह दर्शन होता है जिस पर पूरा संविधान निर्मित होता है। यह सरकार के कानूनों तथा कार्यों के परीक्षण एवं मूल्यांकन का मापदंड प्रदान करता है। यह भारतीय संविधान की आत्मा भी है, ठीक है ना। अब देखिए, जो 4 आदर्श थे वो, पहला है न्याय। प्रस्तावना में कहा गया कि भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए इस संविधान को भारत के लोग अंगीकृत करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि भारतीय नागरिकों के साथ जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। सामाजिक असमानताओं को कम करने तथा सबके कल्याण के लिए उपेक्षित वर्गों के लिए कार्य भी करना होगा। यानी कि जो उपेक्षित वर्ग हैं उनका भी सोचना होगा, उनको भी काम देना पड़ेगा, उनको भी रोजगार देना पड़ेगा और उनका कल्याण कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, वृद्धि कैसे हो, उनके लिए भी कार्य करना होगा। सामाजिक असमानता को भी कम करना होगा और लिंग के आधार पर गर्ल्स, बॉय, स्त्री, पुरुष जो भी है उनके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और जाति धर्म पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए इस संविधान को भारत के लोग अंगीकृत करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। सभी नागरिकों के विचार सुने जाएंगे। सभी नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, यानी कि बोलने का अधिकार है, वो भी कानून का उल्लंघन किए बिना, और अपने देश, अपनी स्वतंत्रता, अपने संविधान पर भी पूरा और कानून पर भी पूरा विश्वास करना होगा और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी और सभी को अपने अपने धर्म मानने का भी अधिकार है। क्यों कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। और उपासना, भारतीय नागरिक जिस प्रकार चाहे वो उपासना, पूजा पाठ कर सकता है। किसी भी दूसरे धर्म को अपने धर्म को बड़ा चढ़ाकर दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर वो इस प्रकार कार्य नहीं कर सकता, उसको उसकी स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। अब देखिए समानता। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर
की समता प्रदान या सक्षमता प्रदान करने पर भी बल दिया जाएगा। अर्थात कानून के सामने सभी समान है, यानी कि कानून सभी को एक समान मानता है, कोई उसके लिए छोटा बड़ा या उपेक्षित नहीं है। सरकार कोई भेदभावपूर्ण कानून नहीं बनाएगी कि एक पक्ष को तो उसका लाभ मिले और दूसरे को उसका लाभ नहीं मिले, ऐसा भी नहीं होगा। व्यक्तित्व विकास के लिए सबको समान अवसर भी प्रदान करेगी, सबको समान अवसर प्रदान करेगी। बंधुत्व, संविधान भारत के नागरिकों के बीच बंधुता बढ़ाने का प्रयास करेगा। बंधुत्व यानी भाईचारा। किसी भी नागरिक को भेदभाव रखने का अधिकार नहीं है, सभी को अपने बीच में बंधुता भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करेगा, वो किया जाएगा। सब नागरिकों के साथ एक परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार करेगा। जो कानून है, जो सरकार है, वो जिस प्रकार एक परिवार के सदस्यों में किस प्रकार का एक पिता व्यवहार करता है, उसी प्रकार सरकार भी देश के सभी नागरिकों के साथ एक परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार करेगा। अब देखिए, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 को हुए थे। भारतीय संविधान सभा के लिए ध्यान रखना, भारत के संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारतीय संविधान लिखने वाली ध्यान रखना, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य थे, कितने थे? 299। कितने थे? 299। संविधान सभा में दो गैर कांग्रेसी, कौन से? दो गैर कांग्रेसी सदस्य कौन थे? एक तो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे थे भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव इनका नाम था, रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। और अंबेडकर जो है वो इनके गुरु ने इनको नाम दिया था। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने संविधान निर्माण के संविधान से आशय, दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार लोकतांत्रिक संविधान लागू हुआ, रंगभेद के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कैसे हुआ और किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 आदर्श ने देखे। तो आपको प्यारे बच्चों ढंग से वीडियो को सुनना है, समझना है और ढंग से कार्य करना है। जब भी प्रश्न प्रेषित हो उसका उत्तर ढंग से देना है।